गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, रीट हो, एच टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे प्राइमरी का हो, हायर का हो, अपर प्राइमरी का हो, उस सब के मद्देनज़र यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसकी पेरेंटल बॉडी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या NCF 2005, अगर हम इसकी बात करें तो जो इसके अध्यक्ष थे, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो 2005 बना है वो किसकी अध्यक्षता में बना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अब अगर हम बात करें कि ये किसका सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब किसका अनुवर्ती है, यानी इससे पहले कौन सा करिकुलम फ्रेमवर्क चल रहा था जिसको समय के साथ अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये किसका अपडेटेड वर्जन है? NCF 2000 का, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में आया था, जिसका पूरा नाम NCFSC है। उसको अपडेट करने की जब ज़रूरत पड़ी, लगा कि हाँ पाठ्यचर्या में बदलाव होना चाहिए, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCF 2005 का प्रारूप तैयार किया गया। तो अगर हम कहें ये किसका सक्सेसर है, तो ये सक्सेसर है NCF 2000 का, या अनुवर्ती है NCF 2000 का। उद्देश्य देखिए, किस उद्देश्य से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बनाया गया। तो इसका जो उद्देश्य है, विशेष रूप से बच्चों पर पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या को संबंधित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया। यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पाठ्यचर्या का बोझ बच्चों पे बढ़ता चला जा रहा है, उसको कम करने के लिए, यानी एक सीधी सी बात कहें तो शिक्षा बिना बोझ के, आप लोगों ने सुना होगा। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि NCF का जो आधार है, जो पृष्ठभूमि है, वो क्या है। तो MHRD देखिए लिखा है, रिपोर्ट है एक शिक्षा बिना बोझ के 1993 MHRD। तो MHRD क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक सुझाव दिया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ के। तो सबसे पहले वहीं पर यह बात की गई कि बच्चों को जो भी शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे अपर प्राइमरी एजुकेशन, चाहे अपर एजुकेशन हो, सब में बच्चों को क्या है कि शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, वो भी बिना बोझ के। तो उस रिपोर्ट का क्या नाम था? शिक्षा बिना बोझ के। और NCF 2005 का जो आधार है या जो परिप्रेक्ष्य है, कह सकते हैं जो पर्सपेक्टिव हो, वो क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। 1993 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, और उसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों के पाठ्यचर्या को, करिकुलम को, या जो जिनका अब जिन विषयों का उतनी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, उनको हटाया जाए पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या के बोझ को कम किया जाए। तो अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, NCF 2005 जो है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सभ्यता और प्रगति, यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेशन, सभ्यता और प्रगति। ये एक निबंध है, किसका निबंध है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का, RB टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति,
वहीं से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, जिसमें क्या बताया गया है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। जॉयफुलनेस, आनंद, जॉयफुलनेस यानी सृजनात्मकता और आनंद, इसको क्या बताया गया, इसको ये बताया गया कि यह बचपन की कुंजी है, इज द की ऑफ चाइल्डहुड। यानी इस निबंध में क्या बताया गया कि जो क्रिएटिविटी है और जॉयफुलनेस है इज द की ऑफ चाइल्डहुड, और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। और नासमझ वयस्क का मतलब वो वयस्क, वो एडल्ट लोग जिनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बालक के बचपन को क्या करते हैं, खतरे में डाल देते हैं। और उन्होंने क्या बात कहा, सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्यों को चिन्हित किया। तो जैसे कौन कौन से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे अगर हम बात करें तो इस दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या कह सकते हैं, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरों के प्रति भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, इसकी बात इन्होंने कही। तीसरा इन्होंने कहा कि जो न्यू सिचुएशंस है, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, यानी न्यू सिचुएशंस जो हैं उनका सामना, उनको कैसे फेस करना, फ्लेक्सिबल वे से, फ्लेक्सिबल वे यानी लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो नई परिस्थितियां हैं उसका लचीलेपन से और रचनात्मक तरीके से सामना करना। और क्या बताया इन्होंने, चौथा इन्होंने बताया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी, पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी। और इन्होंने क्या बताया, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। यानी कि सिंपल सा कहें तो वर्किंग पोटेंशियल के बारे में बात की गई। वर्किंग पोटेंशियल, कार्य करने की क्षमता, किस पर्सपेक्ट में, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रक्रियाओं के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में। तो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो एनसीएफ है इसमें मुख्य रूप से 5 सिद्धांत बताए गए हैं, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं एनसीएफ में। अब वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं आगे देखते हैं। इससे पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या है कि यह जो दस्तावेज है यानी एनसीएफ 2005 ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक व स्कूल उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी योजना बना सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। यानी कि एनसीएफ क्या कहता है कि टीचर एंड स्कूल हमेशा उन एक्सपीरियंसेस को चुनेंगे या सेलेक्ट करेंगे और प्लानिंग करेंगे जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे, उनको उनमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, उनमें न्यू थिंकिंग, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करे।
यानी कि टीचर को और स्कूल को क्या चुनना है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही सारे टीचिंग मेथड्स, करिकुलम को चुनना है। अब देखिए आगे क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई है जो इन आवश्यक अनुभवों को स्पष्ट रूप से मुखरित कर सके। तो एनसीएफ 2005 में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं जो कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसके लिए इसे कुछ बुनियादी प्रश्नों को संबोधित करना होगा। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि कोई भी स्कूल, कोई भी सिस्टम, कोई भी टीचर किन किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। पहला है देखिए, स्कूल किन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करें, यानी जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होने चाहिए, वो कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी उसका सिलेक्शन करना। और ये किसका काम है, स्कूलों का। दूसरा है, इन उद्देश्यों के लिए कौन से शैक्षिक अनुभव कारगर होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, अब उसके लिए क्या एक्टिविटी करवाई जाए, क्या टीचिंग एक्सपीरियंसेस, कौन से टीचिंग एक्सपीरियंसेस, कौन से टीचिंग मेथड, टेक्निक्स, स्ट्रेटजी यूज़ किए जाएं कि वो ऑब्जेक्टिव्स आसानी से फुलफिल हो जाएं। तीसरा है, ये शैक्षिक अनुभव किस प्रकार सार्थक रूप से नियोजित किए जा सकते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग करना। यानी देखिए सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन, फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तीसरा है प्लानिंग, और चौथा है हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शैक्षिक उद्देश्य वाकई पूरे हो रहे हैं। यानी कि लास्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। यानी आपने अपना टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्लानिंग, वो टीचिंग मेथड सारे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद प्लानिंग की अच्छे से, और उसके बाद प्लानिंग करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, वो प्राप्त हुए हैं या नहीं। यदि प्राप्त हुए हैं तो किस हद तक, अगर नहीं प्राप्त हुए हैं तो भी किस हद तक। तो अब इनके 5 मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लिखा है मार्गदर्शक सिद्धांत। तो बात करें तो देखिए जैसे एक लाइन लिखी है, हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है जिससे हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सकें जिनके बारे में पहले भी यह बात की जा चुकी है। तो इसमें क्या है, सबसे अहम है, अब देखिए पहला जो सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आप कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर अपने बच्चे को जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो एजुकेशन केवल बुकिश नॉलेज पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, केवल रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चा जो है अपने क्लासरूम में जो भी नॉलेज ग्रहण कर रहा है वह सोसाइटी में रियल सिचुएशन में उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके। यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी स्कूल में जो भी नॉलेज वो गेन कर रहा है उसको वो किससे कनेक्ट कर सके, सोसाइटी से। तब हम कहेंगे कि वो फ्रूटफुल लर्निंग है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा सिद्धांत है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। यानी कि अभी जस्ट बात की कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को रोट लर्निंग से फ्री कराना है, यानी कि फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, रटंत विद्या, या बच्चों को रटाना नहीं है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है तीसरा सिद्धांत है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। यानी चौथा सिद्धांत क्या कहता है, चौथा सिद्धांत ये कहता है कि जो भी करिकुलम है उसको इस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जाए, यानी जो करिकुलम डेवलपमेंट है या ग्रोथ है इस तरीके से किया जाए कि बालक का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, बालक का चहुमुखी विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनको उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के अवसर मिले, यानी अपॉर्चुनिटीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और बच्चे को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर ना रखा जाए, यानी बच्चे को
बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं देनी है हमें। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कहता है, ना कि बुक सेंटर्ड एजुकेशन। तो यही ये एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ना कि बुक सेंटर्ड। अब अगर हम चौथे सिद्धांत की बात करें तो चौथे सिद्धांत क्या कहता है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। यानी अब बच्चे का जो परीक्षा है, टेस्ट है, या जो इवैल्यूएशन है, यानी जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो टेस्ट है, जो एग्जामिनेशन है, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की करंट लेवल के अकॉर्डिंग, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम एक्टिविटीज़ से जुड़ा हो मूल्यांकन, यानी कक्षा की गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए। अब अगला सिद्धांत देखिए क्या कहता है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। यानी कि बच्चों के अंदर एक ऐसी इंसाइट डेवलप करनी है, इंसाइट का मतलब एक ऐसी अंतर्दृष्टि, एक ऐसी बच्चों के अंदर एक ऐसा अंतर्दृष्टि, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा नॉलेज बच्चों में डेवलप करना है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए, डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जो कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए वो अपने सोसाइटी और नेशंस के कंसर्न के बारे में ध्यान रखे। नेशन कंसर्न यानी राष्ट्र की चिंताएं, राष्ट्र के हितों के बारे में बालक क्या है, आसानी से समझ पाए, जान पाए। जैसे कि अब देखिए इस समय बहुत ही क्रिटिकल इशू चल रहा है, संवेदनशील बहुत इशू चल रहा है। वो संवेदनशील इशू ये चल रहा है, अभी देखिए आप लोगों ने देखा होगा गलवान में जो है चाइनीज़ सोल्जर्स ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, हमारे नेशंस की संप्रभुता और सुरक्षा की बात आ गई। तो यही कहा जा रहा है कि राष्ट्र की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संप्रभुता, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालक के अंदर ऐसी भावनाएं विकसित करी जाएं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति सुरक्षा की भावना विकसित की जाए, राष्ट्रीय चिंताओं से उनको अवगत कराया जाए। अब राष्ट्रीय चिंताएं कुछ भी हो सकती हैं, आर्थिक आधार पर और सुरक्षा के आधार पर आर्थिक चिंताएं, या प्रजातंत्र के आधार पर। तो बच्चों के अंदर इस चीज़ की अंतर्दृष्टि और ज्ञान समझ को विकसित करना, यह है 5वां सिद्धांत। तो इस तरीके से क्या है, ये मुख्यतः 5 सिद्धांत थे आपके एनसीएफ 2005 के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आगे क्या है कि मार्गदर्शक सिद्धांत के अलावा 5 अध्यायों, 5 भागों में बांटा गया एनसीएफ 2005 को, जिसमें है सीखना और ज्ञान है, ज्ञान सृजन के लिए अध्यापन है, फिर शांति के लिए शिक्षा की बात भी एनसीएफ 2005 में की गई है। तो देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि शांति के लिए शिक्षा की बात किस फ्रेमवर्क में की गई है। तो शांति के लिए शिक्षा की बात किस में की गई है, एनसीएफ 2005 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, रचनात्मक उपागम जो है, या रचनात्मक केंद्रित शिक्षा की बात किस में की गई है। तो किस में की गई है, रचनात्मक केंद्रित शिक्षा की बात की गई है आपका एनसीएफ 2005 में। तो अब अगर हम आगे देखें तो देखिए क्या है, पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांत की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, उसको देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि विषय द्वारा दिए गए कौशलों के आधार पर सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको लेकर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब किसी भी इवेंट के प्रति कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बच्चे आसानी से समझ सकें, उसके कार्य और कारण के संबंध को निकाल सकें, समाज की भलाई के बारे में सोच सकें। अगला देखिए क्या कहा गया है, स्थानीय
स्थानीय के साथ जुड़ाव यानी लोकल लिंकिंग, ज्ञान को संदर्भों में रखा जाए ताकि उसकी प्रासंगिकता और अर्थपूर्णता महसूस की जाए। यानी जो भी ज्ञान प्रोवाइड किया जाए वो रिलीवेंट हो और वो मीनिंगफुल हो, स्कूल के बाहर के अनुभवों की पुष्टि हो पाए। यानी जो नॉलेज हो, शुरुआत में ही बात की, स्कूल नॉलेज किससे रिलेटेड हो, बाहर की सोसाइटी से। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, श्रेणियां बनाकर, प्रश्न पूछकर इन अनुभवों के संबंध में तर्क करके स्वयं सीखना। यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए क्या है, विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना। यानी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स का मतलब क्या कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, इन सब के बीच बालक क्या है, बालक को इंटर रिलेशनशिप्स, टीचर्स को इंटर रिलेशनशिप्स, अंतर संबंध को समझना होगा और ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो डिसिप्लिन है ये केवल एक, समझ लीजिए कि एक नैरो मीनिंग है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो सारे सब्जेक्ट हैं मिलकर ही किसी भी ज्ञान की वृद्धि करते हैं, किसी भी रिसर्च में अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला देखिए क्या है, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना। यानी वही कि ओपननेस होनी चाहिए और यूटिलिटी को आइडेंटिफिकेशन करने की इंसाइट होनी चाहिए। तथ्यों की अस्थायी प्रकृति को समझना, जो भी फैक्ट्स हैं उनके अनस्टेबल नेचर को समझना। स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना। अब लोकल नॉलेज, लोकल फील्ड, यानी देखिए हर एरिया की अपनी रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, प्रथाएं होती हैं, तो वहाँ पर उनको स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ना। अगला है प्रश्न करने को प्रोत्साहन देना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि शास्त्र भी ये कहता है और हमारी प्राचीन शिक्षा भी ये कहती है कि जितना ज़्यादा कोई भी बालक प्रश्न करता है उसमें ज्ञान की वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होती है और नए प्रश्नों की तरफ बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। अब देखिए अगला क्या है, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना। यानी कि क्लास में इक्वलिटी और इक्विटी का ध्यान देना, यानी क्लास में एक सबको एक समान समझना और कई समूहों द्वारा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सीख पाने को लेकर स्थापित रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव के प्रति सजग रहना। अब इक्वलिटी, समानता का मतलब क्या है, चाहे क्लास में लड़का हो, लड़की हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे नॉन डिसेबल हो, चाहे स्लो लर्नर हो, चाहे फास्ट लर्नर हो, बच्चा किसी भी तरीके का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी भाषाई क्षेत्र का हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए, इन रूढ़िबद्ध धारणाओं को इग्नोर करते हुए सभी को एक समान समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। अगला देखिए क्या है, कल्पनाशीलता का विकास और कल्पना अति कल्पना को सजीव रखना। यानी कि बच्चों में हाइपोथेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना और हाइपर हाइपोथेटिकल थिंकिंग को मतलब बचाए रखना। अब आगे देखिए क्या है, शांति के लिए शिक्षा की बात की तो देखिए शांति गतिविधियों के लिए क्या सुझाव दिया गया है। कुछ सुझाव हैं जैसे कि पीसफुल एजुकेशन के लिए स्कूल में विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए। अगला है, ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हों और समय समय पर स्कूलों को दिखाया जाए। अगला इन्होंने बताया कि शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए, यानी मीडिया की भी हेल्प ली जाए। प्रमुख पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाए। बच्चों के विचार कम से कम महीने में एक बार छपें, यानी कि वही बच्चों को भी मौका दिया जाए उनके विचारों को प्रकट करने के लिए। अगला है, स्कूल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए, यानी रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाए। अब देखिए ये सारे पार्ट है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पार्ट है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, यानी कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बच्चों को बताया जाए और उनके लिए महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को डेवलप किया जाए। तो अब देखिए आगे क्या है, जैसे एक बात इसमें ये भी कही गई है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए वीडियो कार्यक्रम एवं प्रदर्शन स्वयं हाथ से करके सीखने के अनुभवों का पर्याय नहीं बन सकता है।
यानी सिंपल सा मतलब ये है कि ये कहते हैं एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि उनको आईसीटी के मीडियम से या वीडियोस दिखा के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, तो वो नहीं है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, यही मात्र एक माध्यम है बच्चों को सिखाने का। इसकी बात करता है लर्निंग बाय प्ले। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों के द्वारा सिखाया जाए, ना कि उसे वीडियो कार्यक्रम दिखा दिया जाए तो वो समझ जाएगा। तो देखिए जैसे कुछ और चीज़ें कही गई हैं, जैसे जो समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा है, जो विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता है उसको विकसित करता है। यानी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है बालक को स्वाभाविक क्षमता को विकसित करता है। बाल केंद्रित शिक्षा बताई दिया क्या है, बच्चे के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, प्रियोरिटी देना ही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब आगे अगर हम बात करें तो बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिससे उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि एक चीज़ और ध्यान देना है कि बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, उनको उनकी इम्पोर्टेंस फील होती रहे, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि वो महत्वपूर्ण है। वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इस सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण है, स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है, अपने टीचर के लिए महत्वपूर्ण है, अपनी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक, अब आगे देखिए अगर हम बात करें तो क्या है, सभी बच्चों को स्वतंत्र खेलों और अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग आदि की गतिविधियों में सहभागिता और उनके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी बच्चों को वही को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। अब आगे हम क्या कह सकते हैं कि टीचर क्या रोल प्ले करता है। इसमें टीचर का रोल है, टीचर वर्क एज अ कैटलिस्ट। टीचर बच्चों के लिए कैसा वर्क क्या रोल प्ले करता है, टीचर वर्क एज अ कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक का काम करता है। टीचर बच्चों के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। टीचर एक तरीके का उत्प्रेरक है जो बच्चों को उत्प्रेरित करता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने अनुभवों के प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के लिए। तो इस तरीके से क्या है, टीचर क्या रोल प्ले करता है, एक उत्प्रेरक का रोल भूमिका निभाता है, प्ले करता है। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या है कि जो विद्यार्थी सहभागिता के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। ऑब्जर्वेशन करना, यानी अवलोकन करने के अवसर देना बच्चों को। ऑब्जर्वेशन के बाद इनोवेशन या इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करना, और एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और डिस्कशन करना, विश्लेषण करना। ये क्या है, ये विद्यार्थियों की सहभागिता के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी ऑब्जर्वेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, एनालिसिस करने के मौके देना, ये सारे क्या हैं, बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखिए एनसीएफ 2005 और क्या कहता है। अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो वो और कहता है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। शुरुआत में बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा हो किस में दी जाए, बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो सदैव उनको उनकी मातृभाषा में दी जाए, मदर टंग में। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अब इस समय क्या है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूले की बात चल रही है। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्या कहता है कि बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहली भाषा कौन सी, एक उनकी मदर टंग एमटी, यानी कि जो उनकी मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज। दूसरा इंग्लिश, और तीसरा उनका ऑप्शनल लैंग्वेज, कुछ भी वो चूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे एज अ फ्रेंच वो फ्रेंच सीखना चाहें फ्रेंच सीख सकते हैं, रशियन सीख सकते हैं। इस तरीके से क्या है, 3 भाषाओं का ज्ञान के सुझाव दिया है कमेटी ने, शिक्षा आयोग ने। अब देखिए आगे क्या है, अगर हम बात करें तो अगर हम ये बात करें कि एनसीएफ 2005 ने जो स्टैंडर्ड डिवाइड कर रखा है प्यूपिल और टीचर रेशियो का, यानी कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा कि 1 टीचर पर 30 बच्चे या 30 बच्चों पर 1 टीचर, यानी कि 1 टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए,
30, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 है। इन्होंने कहा है कि हर 30 बच्चों पे एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और NCF 2005 क्या कहता है कि औसत रूप से बच्चों को 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना चाहिए। इस हिसाब से 1000 घंटे एक साल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी अगर हम औसतन बात करें तो बच्चों को 6 आवर पर डे पढ़ाना चाहिए। और इस तरीके से अगर साल भर की बात करें तो 365 दिन में 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की। ये NCF 2005 रिकमेंड करता है। दूसरा NCF 2005 और क्या कहता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। और देखिए एक चीज़ और, 200 दिन एक वर्ष में, यानी कि 6 घंटा प्रतिदिन या 1000 घंटे पर ईयर या 200 दिन, यानी कि 365 दिन में कितने दिन पढ़ाई होनी चाहिए, 200 दिन एटलीस्ट पढ़ाई होनी ही चाहिए। मिनिमम 200 दिन का सुझाव दिया है कि 200 डे पर ईयर, यानी एक साल में कम से कम 200 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। अब देखिए NCF 2005 और क्या बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन फिर भी इसको मैं शॉर्ट में एक लाइन में बता दे रहा हूँ। इसका मतलब समझ लीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। सॉरी, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि बालक चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे किसी भी कल्चर का हो, चाहे फास्ट लर्नर हो, चाहे स्लो लर्नर हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, मतलब किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, नस्ल, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उससे मतलब नहीं है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सबको एक साथ एक ही क्लास में बैठाकर समानता से, समान रूप से, इक्वालिटी और इक्विटी का ध्यान रखते हुए बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए, यानी समानता और समता का ध्यान रखते हुए। यही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हर उस ग्रुप की बात करता है, हर उस बच्चे की बात करता है जो कि मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग है, जो सामान्य की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कौन करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि समाज का प्रत्येक वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। अब देखिए आगे क्या है। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वीडियो कार्यक्रम उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं प्राथमिक स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए। अब देखिए ये वही चीज़ है कि गृह कार्य, होमवर्क की क्या बात करता है। तो NCF 2005 ये कहता है कि होमवर्क के लिए कि प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 2 तक नो होमवर्क, बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कोई भी होमवर्क आप नहीं दे सकते हैं कोई भी स्कूल। कक्षा 3 से अपर क्लास तक के बच्चों को 2 घंटे प्रति सप्ताह का होमवर्क देना है। अब देखिए उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चा जब आएगा तो 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से बच्चे को होमवर्क देना है। अगर हम हफ्ते की बात करें तो 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह उसको होमवर्क मिलना चाहिए। अब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो बच्चों को 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह का होमवर्क देना है। और इसके लिए क्या है, शिक्षकों को मिलकर योजना बनाने एवं गृह कार्य की मात्रा को विवेकशील बनाने की जरूरत है। अब देखिए अगर हम बात करें NCF 2005 में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और इससे पहले क्या था शिक्षा का स्वरूप, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले क्या था। पहले जो शिक्षा का स्वरूप था, जो करिकुलम था, शिक्षक केंद्रित था और उसका डिजाइन था स्थिर था, स्टेबल था। लेकिन अब क्या हो गया है, लर्नर सेंटर्ड हो गया है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस हो गया है। पहले क्या था, शिक्षक का निर्देश और निर्णय, मतलब टीचर ही सर्वे सर्वा था, उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। अब क्या है NCF 2005 में शिक्षार्थी की स्वायत्ता, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों को ऑटोनॉमी दे दी गई है, फ्रीडम दे दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन। उसमें टीचर जो गाइड करता था, प्रबोधन देता था, उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। अब इसमें क्या है, शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने का प्रोत्साहन। इसमें क्या है, टीचर शिक्षार्थी के साथ साथ उनको सहयोग भी देगा और प्रोत्साहित भी करता रहेगा।
पहले क्या था, निष्क्रिय भाव से सीखता था बच्चा। क्यों? क्योंकि टीचर ही ओवरऑल सर्वे सर्वा था। लेकिन बाद में इसमें क्या है, सीखने में सक्रिय भागीदारी। अगला पॉइंट क्या है, चार दीवारी के अंदर सीखना। यानी कि उस समय ज्ञान या शिक्षा का मतलब क्या था पहले, कि केवल एक स्कूल में पैक होकर आप सीखिए, एक क्लासरूम में बंद होकर। लेकिन अब क्या है, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। देखिए याद है ना, लिंकिंग क्लासरूम नॉलेज टू द आउटर वर्ल्ड, यानी कि विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। और पहले क्या माना जाता था, ज्ञान प्रदत्त और स्थिर है, मतलब नॉलेज स्टेबल है। लेकिन अब क्या माना जाता है कि ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है। यानी कि बच्चे ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, जैसा कि ज्या प्याजे ने भी कहा है, और जैसा कि आपका लेव वाइगोस्की ने भी कहा है, और जैसा कि ब्रूनर ने भी कहा है कि बच्चे ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, ज्ञान का विकास होता है। अब पहले क्या था, देखिए ज्ञान बहुत ही ज़्यादा अनुशासन केंद्रित था, डिसिप्लिन बहुत ही कठोर था। अब क्या है, बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि। अब क्या है, सभी विषयों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ओवरऑल ये बात की जाती है कि सभी विषय क्या है, सभी विषयों का एक ही मेन उद्देश्य है, बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। पहले क्या था, रैखिक अनुभव। रैखिक अनुभव का मतलब केवल लकीर का फकीर बन के चलना। अब क्या हो गया, विभिन्न तरीके के मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज यूज किया जाता है, बच्चों को मल्टीपल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले क्या था, मूल्यांकन बहुत ही नैरो मीनिंग थी मूल्यांकन की, मतलब केवल पेपर पेन पेंसिल बेस्ड मूल्यांकन, केवल रोट लर्निंग बेस्ड, केवल संक्षिप्त कम। लेकिन अब क्या है, मल्टीपल हो गया है, सतत हो गया है। आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की जा रही है, सीसीई की। तो यही बात कही गई है कि सीसीई कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन करना, समग्र मूल्यांकन करना बालकों का नैतिक विकास करना, बालकों के मूल्यों और दृष्टिकोणों तथा कौशलों का विकास करना। अब आगे देखिए क्या है, अगर हम बात करें तो वही शुरुआत में जैसे बताया, एनसीएफ 2005 के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। पहला परिप्रेक्ष्य है, दूसरा सीखने का ज्ञान है, तीसरा पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन है, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, फाइनली इसका जो निचोड़ है, इसका जो सार है, उसको देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जो एनसीएफ 2005 है उसके जो प्रमुख सुझाव हैं या विशेषताएं हैं, ये हैं। क्या है, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदर टंग में शिक्षा दी जाए बच्चों को। दूसरा, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। शुरुआत में मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आप लोगों को बता चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था, टीचिंग प्रिंसिपल्स में भी बताया था, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग में भी बताया था कि बच्चों को हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। देखिए पहले सबसे बड़ी लैकिंग यही थी पहले की शिक्षा में कि इंफॉर्मेशन को ही हम लोग नॉलेज मान लेते थे। लेकिन ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ज्ञान का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, ज्ञान का मतलब है नैतिक मूल्यों का विकास, ज्ञान का मतलब है उदारवादी शिक्षा, ज्ञान का मतलब क्या है, अपने मन को जानना, स्व को जानना। यानी ज्ञान क्या है, एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। अब अगला देखिए क्या है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। देखिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बहुत ही बड़ा पाठ्यक्रम, मतलब कि दिखावा बहुत ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, मोटी मोटी किताबें बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इससे बच्चे क्या है, केवल रोट लर्नर बनते हैं और असफलताएं उनके कदम चुमती हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अब मूल्यों क्या है, नैतिक मूल्य, जो सोशल कोड एंड एथिक्स हैं, जो मोरालिटी है, वो बच्चों को रटाया नहीं जा सकता, बच्चों में वो रटा कर डेवलप नहीं किया जा सकता। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किया जाए जिससे उनके अंदर मूल्यों का विकास हो, ना कि उपदेश देकर। अगली बात इसमें क्या कही गई, अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावकों के लिए क्या बात कही एनसीएफ 2005 में। अब आजकल के पेरेंट्स देखिए क्या है, बच्चा प्री प्राइमरी में है, लोअर में है, अभी प्लेवे में ही गया है, लेकिन बच्चे पर 99.999% लाने का बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे को बोल दिया जाता है कि तुम फर्स्ट आओ, तुम्हें फेल नहीं होना है, तुम पर ये नहीं होना है। अब सोचिए छोटा सा बच्चा, इतना ज़्यादा उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पेरेंट्स डाल देते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आता है, केवल वो रोड लर्निंग पर ही बेस्ड हो जाता है। यानी कि अभिभावकों को भी ये समझना है कि बच्चों को कॉम्पिटेटिव ना बनाए, बच्चों को
मतलब इस तरीके की भावना उनके अंदर ना डालें कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें जीतना है। उनको सबको साथ सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है, ये भावना डेवलप करनी है। अगला है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। अगला है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। यानी कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जो बुकिश लर्नर है, यानी कि जो रट्टू है, जो रोड लर्निंग पर बेस्ड है, ऐसा नहीं। अच्छा विद्यार्थी वो है जो लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जो एनालिसिस करता है, सिंथेसिस करता है, जो इवेल्युएट करता है, वो होता है अच्छा विद्यार्थी। अगली बात इसमें कहीं खेल आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने वाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। यानी कि खेल क्या है, खेल बच्चों को आनंद के लिए खिलाना है, ना कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ये कंपटीशन बच्चों के अंदर नहीं लाना है। देखिए प्ले का काम क्या है, खेल का काम क्या है। जो किंडरगार्टन ने प्लेवे मेथड दिया है, इसका मतलब ये कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ना कि बच्चों के अंदर खेल का रिकॉर्ड बनाने की भावना डेवलप करना, ऐसा नहीं है। अगला इसमें कहा गया है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। यानी कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको उसकी फ्रीडम दें, ऑटोनॉमी दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन तो चलिए एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन साथ में बच्चे उसके एस्थेटिक वैल्यूज़ को समझे। यानी कि अपने कल्चर, अपने सिविक, अपने सोसाइटी, अपने रीति रिवाजों के प्रति बच्चा अपने उसमें सौंदर्य बोध को, भाव को ढूंढ सके, उसकी सुंदरता को समझ सके। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। यानी वही रिसोर्सेज और इनोवेशंस टीचर को सारे उपलब्ध कराए जाएं, तभी तो टीचर जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएगा। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग, ये शुरुआत में ही बता दिया था। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। अब बच्चों में देखिए ना तो रिवॉर्ड और ना ही पनिशमेंट, इसको लेकर बच्चों में ओवर थिंकिंग ना डेवलप की जाए, उसको लिमिटेड रूप से दिया जाए, जरूरत पड़ने पर दवा किस तरह। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। एनसीएफ और 2005 और क्या कहता है, कम्युनिटी भी इसमें मेन रोल प्ले कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अवसर दिया जाए कि वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में आगे बढ़ें, साथ साथ आएँ और अपने साथ साथ समाज के बच्चे के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्ले करें। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि एनसीएफ 2005 क्या है और इसमें मुख्य बातें क्या क्या थीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।